हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है तेजेंद्र भारद्वाज और प्रीवियस वीडियो में दोस्तों हम बात कर रहे थे पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। और अब तक हम पढ़ चुके हैं जिसमें ग्रास नाल हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी। आमाशय के बारे में हमने ये देखा कि आमाशय के 3 भाग होते हैं। एक मशक रूपी संरचना होती है, सबसे बड़ा पेशीय अंग होता है हमारी आहार नाल का। उसके 3 भाग होते हैं जिसमें पहला कार्डियक भाग, दूसरा फंडिक भाग और तीसरा पाइलोरिक भाग होता है। जो दूसरा फंडिक भाग होता है उसमें पाचन एंजाइम्स पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं और उसमें भी अलग अलग प्रकार की सेल्स होती है जो अलग अलग एंजाइम्स का और अलग अलग हार्मोन्स का स्राव करती है। जैसे कि हमने ऑक्सेंटिक सेल की बात की तो ऑक्सेंटिक सेल HCl का स्राव करती है और उसके बाद में हमने जी सेल की बात की तो वो गैस्ट्रिन हार्मोन का स्राव करती है। आमाशय के बारे में हमने ये भी पढ़ा कि ये जठररस का स्राव करता है और जठररस के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों वाटर होता है जिसकी मात्रा 97 to 99% है, ये हमने देखा। उसके बाद में HCl होता है, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन होता है। उसके बाद में हमने जठर लाइपेज की बात की जो कि वसा का पाचन करता है। ठीक है, उसके आमाशय के बाद में हमने इसमें ये दो प्रकार के वाल्व भी देखे थे। एक कार्डियक वाल्व होता है, एक पाइलोरिक वाल्व भी होता है। ठीक है ना। उसके बाद में हमने छोटी आंत के बारे में चर्चा की थी और छोटी आंत का जो पहला भाग था ग्रहणी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और ग्रहणी से 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, पहला सीक्रेटिन और दूसरा हेपेटोक्राइनिन। ठीक है दोस्तों, सीक्रेटिन जो है वो आमाशय अग्न्याशय को क्या करता है, पैंक्रेटिक जूस की सीक्रेशन के लिए एक्साइट करता है। ठीक है ना। और जो दूसरा होता है हेपेटोकाइनिन, ये यकृत जो होता है हमारा लीवर, उसको पित्त रस के स्राव के लिए सीक्रेट करता है, मतलब एक्साइट करता है। ठीक है ना। अब चलते हैं इसके आगे। तो दोस्तों जो छोटी आंत का दूसरा भाग है उसको बोलते हैं जेजुनम। जेजुनम, इसको हिंदी में भी जेजुनम ही कहते हैं। फिर इसके बारे में देखो, ये किसको जोड़ता है। पहली बात इसकी ग्रहणी से किसको जोड़ता है, इलियम को। ग्रहणी से जो इलियम होती है, इलियम को कहते हैं पश्चांत्र या क्षुद्रांत कह दो या शेषांत्र कह दो। पश्चांत्र से जोड़ता है। पहला फैक्ट तो इसका ये हो गया। ठीक है ना। फिर दूसरा फैक्ट क्या है, छोटी आंत का दूसरा भाग है। छोटी आंत का दूसरा भाग, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि छोटी आंत का दूसरा भाग इनमें से कौन सा है तो कौन सा आएगा, मध्यांतर कहेंगे या फिर इसको जेजुनम कहेंगे, दूसरा भाग है। ठीक है ना। फिर पाचन की क्रिया जो होती है वो इसमें लगभग नगण्य होती है, मतलब इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। पाचन क्रिया नगण्य होती है। ठीक है ना, नगण्य बोल सकते हैं या न के बराबर, न के बराबर। ठीक है, ये हो गई जेजुनम की बात। ठीक है ना। फिर बात करते हैं तीसरा जो है इलियम। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों इलियम, जिसको पश्चांत्र भी कहते हैं या फिर क्षुद्रांत भी कह दीजिए या फिर शेषांत्र भी कह दीजिए। ठीक है ना, इलियम पार्ट। अब देखिए, यह सबसे अंतिम भाग है। यह है छोटी आंत का, पहला तो हो गया छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, अंतिम भाग। ठीक है। फिर दूसरा देखिए, इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये यहां से भोजन आया, ये पहला भाग हो गया जिसको ग्रहणी कहेंगे। दूसरा भाग हो गया, इसको हम कहेंगे जेजुनम। ठीक है, मध्यांत्र। और तीसरा भाग होता है उसको बोलते हैं इलियम या फिर पश्चांत्र। ठीक है ना। अब देखिए, ये पश्चांत्र में जब भोजन आता है तो पश्चांत्र में यहां पर उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं जिनको क्या कहा जाता है, विलाई कहा जाता है या फिर रसांकुर कहा जाता है। ठीक है ना। ये हम पहले बात कर चुके हैं जब हमने इस टॉपिक के बारे में देखा था, प्रक्रियाएं देखी थी, अवशोषण आदि, जिसमें स्वांगीकरण नाम की प्रक्रिया आई थी। तो स्वांगीकरण इसी छोटी आंत से संबंधित होता है। छोटी आंत का भी जो इलियम भाग होता है उसी से संबंधित होता है। तो ये इलियम भाग है, वहां पर उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती है दोनों तरफ। ठीक है ना। उनको क्या कहा जाता है, रसांकुर कहा जाता है, विलाई कहा जाता है। और दोस्तों ध्यान रखिए, जो भोजन आता है इसके अंदर, तो भोजन के अंदर क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व होते हैं तो पोषक तत्वों का ये यहां से क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। उन पोषक तत्वों का अवशोषण करके और ये किसमें मिला देता है, ब्लड के अंदर मिला देता है। ठीक है ना, ब्लड में मिला देता है।
और ब्लड क्या होता है पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। तो जिस अंग को, जिस बॉडी के पार्ट को जितना पोषक तत्व जितनी मात्रा में चाहिए होता है, यह ब्लड क्या करता है, उनको सप्लाई कर देता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है स्वांगीकरण। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहा जाता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इलियम भाग में अंगुलीनुमा रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर या जिनको विलाई कहा जाता है, विलाई पाए जाते हैं जो भोजन में से क्या करते हैं, पोषक तत्वों का अवशोषण करके किसमें मिला देते हैं, रक्त में मिला देते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, स्वांगीकरण कहा जाता है। ठीक है। अब दोस्तों इसी छोटी आंत के भाग में, इलियम भाग में एक रस पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, आंत्र रस। ठीक है ना। और वो किसका पाचन करता है, वो हमने देखो कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे, और कार्बोहाइड्रेट में हमने ये देखा था मोनोसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड होता है और पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है ना। मैं इसमें ऐसे रफ कर रहा हूं। अब देखिए समझिए, छोटी आंत के इस भाग में आंत्र रस पाया जाता है। और इस आंत्र रस को क्या कहा जाता है, इस आंत्र रस को कहा जाता है सक्कस एंटेरिकस। ठीक है ना। इस आंत्र रस को क्या कहा जाता है, सक्कस एंटेरिकस। और ये आंत्र रस में भी कितने प्रकार के हम कह सकते हैं एंजाइम्स होते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा है, सबसे पहले जब हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की थी तो डाइसैकेराइड के बारे में बात की थी। तो आपको याद रखना है कौन कौन से आंत्र रस में मिलते हैं, SMELL। ठीक है ना। स्मेल याद रखना है आपको। स्मेल एस से याद रखेंगे सुक्रेज। ठीक है। एस से क्या बनेगा, सुक्रेज। एम से क्या बनेगा, माल्टेज। ई से क्या बनेगा, इरिप्सिन। ई से बनेगा इरिप्सिन। और एल से बनेगा लैक्टेज। और फिर दूसरे एल से बनेगा लाइपेज। ठीक है दोस्तों। और ये किन किन का पाचन करते हैं, तो देखिए सुक्रेज जो हमारा डाइसैकेराइड होता है, सुक्रोज। ठीक है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। सुक्रोज, ये सुक्रोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, मोनोसैकेराइड में। मतलब एक अणु तो क्या होगा, ग्लूकोज का होगा। और हमने ये देखा था ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं। ठीक है ना। तो जब ये दोनों मिलते हैं मतलब इनका क्या होता है, हम कह सकते हैं जब सुक्रोज किसमें टूटता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। और जब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दोनों मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, सुक्रोज का। ठीक है ना। और फिर माल्टेज की बात करते हैं तो माल्टेज किसको तोड़ता है, माल्टोज को तोड़ता है। ठीक है दोस्तों। जिसको अनाजों की शर्करा भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, फलों की शर्करा भी कहा जाता है। ठीक है ना। फ्रूट शुगर कहा जाता है। माल्टोज अनाजों की शर्करा कहा जाता है। माल्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज के दो अणु जब मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, माल्टोज का निर्माण करते हैं। जब इरिप्सिन की बात आती है तो इरिप्सिन किसका वो करता है, पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है दोस्तों। ठीक है ना। और प्रोटीन में भी किसका पाचन करता है, पेप्टोन का। तो पेप्टोन को आप देखिए, प्रोटीन का पाचन करता है तो प्रोटीन में पेप्टोन को किसमें तोड़ता है, पेप्टोन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। ठीक है ना, अमीनो अम्ल में, पेप्टोन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। ठीक है। फिर लैक्टेज की बात करते हैं तो लैक्टेज किसको तोड़ता है, तो लैक्टेज लैक्टोज होता है, जिसको दुग्ध शर्करा कहा जाता है, दूध में पाई जाती है। ठीक है ना। और ये किससे मिलकर बनी होती है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इनसे मिलकर क्या बनती है, लैक्टोज। ठीक है ना। और लाइपेज किसका तोड़ता है, किसका कैटाबॉलिज्म करता है, वसा का। ठीक है ना। और वसा को किसमें तोड़ता है, वसीय अम्लों में, वसीय अम्ल प्लस एक अणु ग्लिसरॉल। ठीक है, इसमें तोड़ता है। ये बात हमने कर ली कि ये कार्बोहाइड्रेट का
पाचन करता है, किस प्रकार से करता है? इसमें जो आंत्र रस होता है उसमें 5 प्रकार के जो है एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला सुक्रेज है जो कि सुक्रोज का पाचन करता है, ठीक है। माल्टेज है वो माल्टोज का पाचन करता है, एरिप्सिन है प्रोटीन का पाचन करता है, लैक्टेज है लैक्टोज का पाचन करता है, लाइपेज है वो वसा का पाचन करता है। दोस्तों इस प्रकार से छोटी आंत का जो इलियम भाग होता है उसकी बात होगी। फिर एक लास्ट पार्ट है, देखिए हमने अभी देखा था कि जो इलियम भाग होता है, ये इलियम भाग है, मान लीजिए इलियम, और ये बड़ी आंत से जुड़ा होता है। मतलब बड़ी आंत के कौन से भाग से? बड़ी आंत का जो पहला भाग होता है उसको बोलते हैं सीकम, उसको बोलते हैं सीकम या उंडुक। अभी बात करेंगे उसकी। तो इलियम से और बड़ी आंत को जोड़ने वाला भाग भी कौन सा है? मतलब इलियम ही है, और यहां पर एक वॉल्व पाया जाता है, उसको बोलते थे कि इलियम से तो बन गया इलियो और सीकम से बन गया सीकल, तो यहां पर इलियो सीकल वॉल्व पाया जाता है, इलियो सीकल। तो हम कह सकते हैं इसके अंतिम सिरे पर एक वॉल्व पाया जाता है, इसको बोलते हैं इलियोसीकल वॉल्व। इलियोसीकल वॉल्व पाया जाता है और करता क्या है? यह उंडुक भाग से, सीकम भाग से भोजन को किसमें नहीं आने देता है? इलियम में नहीं आने देता है, इलियम में नहीं आने देता है, ठीक है। ये बात हो गई हमारी इलियम की, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सीकम भाग की, मतलब हम बात करते हैं बड़ी आंत की। मतलब ये पूरा का पूरा टॉपिक किसका हो गया? ये छोटी आंत का भाग हो गया। अब बात करेंगे हम बड़ी आंत के बारे में, जिसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, या फिर इसको कहा जाता है बड़ी आंत्र, ठीक है दोस्तों। और इसके भी कितने भाग होते हैं? इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है जिसको कहा जाता है सीकम या उंडुक, ठीक है। दूसरा भाग होता है उसको बोलते हैं कॉलॉन, या हिंदी में बृहदांत्र भी कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं रेक्टम, और रेक्टम को मलाशय भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये 3 भाग हो गए। तो सबसे पहले बात करेंगे उंडुक भाग की, ठीक है ना। अब देखिए उंडुक भाग, पहला फैक्ट तो क्या हो गया? यह बड़ी आंत्र का पहला भाग है। क्या है? पहला भाग है। और दोस्तों जब हम बड़ी आंत की बात करते हैं, मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूं, मान लीजिए ये तो हमारी गृहिणी हो गई। गृहिणी के बाद में हमने देखा कि ये दूसरा पार्ट हो गया जेजुना, और तीसरा पार्ट हो गया जिसको कहेंगे हम इलियम। अब देखिए यहां से ये इस प्रकार से पार्ट जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, और इस प्रकार से बड़ी आंत जुड़ी होती है, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये जो भाग है, ये पहला वाला भाग, इसको बोलते हैं सीकम, ठीक है। ये सीकम होता है, ये भी कॉलन होता है, ये भी कॉलन होता है, ये भी कॉलन होता है। उसके बाद में ये जो भाग होता है इसको बोलता है रेक्टम, ठीक है ना। और फिर ये ऐसे गुदा मतलब एनस निकला हुआ होता है, एनस से इसको बोलते हैं एनस, ठीक है। और ये भी कॉलन होता है, ये भी कॉलन भाग होता है। मतलब कॉलन के भी 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। एक लॉन्गिट्यूडिनल होता है, एक अनुप्रस्थ होता है, और एक जो है हम कह सकते हैं वलीय भाग होता है। तो बात करते हैं सीकम की। सीकम का पहला भाग होता है मतलब बड़ी आंत का जो पहला भाग होता है उसको सीकम कहा जाता है। और इसकी आकृति जो होती है वो थैले के समान होती है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर एक बैग सा है, मतलब छोटा भाग है, और आकृति इसकी थैले नुमा होती है, थैले नुमा, ठीक है। फिर तीसरी बात करते हैं इसके बारे में। तो इसके पश्च भाग से, इसके पश्च भाग से एक परिशेषिका निकली होती है, परिशेषिका। और परिशेषिका को हम कई बार उस वर्ड से फेमिलियर हैं, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स या फिर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हो जाता है ना,
मतलब यहाँ पर एक पीछे की साइड में एक इस प्रकार से परिशेषिका निकली होती है, अपेंडिक्स निकली होती है, और इसका कोई कार्य नहीं होता। मतलब यह क्या है, अवशेषी अंग है। यह क्या है, अवशेषी अंग है, ठीक है ना, अवशेषी अंग के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। जैसे हमारी पुच्छ कशेरुका है, वो भी क्या है, अवशेषी अंग है। कान के बाल होते हैं, वो भी अवशेषी है, ठीक है ना। और क्या होता है अवशेषी अंग की श्रेणी में, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो अक्कल दाढ़ होती है वो भी अवशेषी अंग की श्रेणी में आती है, ठीक है ना। फिर ये क्या करता है, यह भोजन को कहां पहुंचाता है, मतलब जो सीकम भाग होता है, उंडु भाग होता है, भोजन को कहां पहुंचाता है, कॉलोन भाग में, कॉलोन भाग में पहुंचाता है, ठीक है। इसका इतना ही कार्य होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में क्या क्या फैक्ट हो गए, बड़ी आंत का पहला भाग होता है, संरचना थैलीनुमा होती है, पश्च भाग से परिशेषिका होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 से 8 सेंटीमीटर, 6 से 8 सेंटीमीटर की परिशेषिका होती है। जब इसकी लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है ना, तो हमको ऑपरेशन करवाना पड़ता है, इसको अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहा जाता है, ठीक है ना। और भोजन को क्या करता है, ये कॉलोन भाग में पहुंचाता है। फिर दूसरी बात करते हैं, इसके दूसरे पार्ट की, इसको कहते हैं कॉलोन, कॉलोन, ठीक है ना, इसको कॉलोन ही कहा जाता है, या फिर बृहदांत्र भी कहते हैं, बृहदांत्र, ठीक है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है कि जो हमारा कॉलोन भाग होता है उसका क्या क्या कार्य होता है, ठीक है ना। इसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो देखिए कौन कौन से कार्य हैं। पहला कार्य इसका होता है कि यह जल का अवशोषण करता है। मतलब भोजन जो यहां पहुंचता है उसमें से जितना भी जल होगा ना, जल का अवशोषण करता है। और जल के अवशोषण में एक चीज भाग लेती है, उसको कहा जाता है रुक्षांश। ये हम पोषक तत्वों में पढ़ चुके हैं, जिनको रफेज भी कहा जाता है, रफेज, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, फाइबरस एलिमेंट्स होते हैं, मतलब फाइबर युक्त एलिमेंट तत्व होते हैं, जो कि इनका पाचन भी नहीं होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, जल के अवशोषण को बढ़ा देते हैं। और हरी पत्तेदार सब्जियों में, सलादों में ये किसमें रुक्षांश पाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो हम इनके बारे में बात कर चुके हैं। लिग्निन, ठीक है ना, और सुबेरिन, ठीक है, लिग्निन, सुबेरिन, पेक्टिन, इस प्रकार से रुक्षांश होते हैं, ठीक है। फिर जल का अवशोषण करता है। उसके बाद में देखिए इसके अंदर, इस भाग में दूसरा पॉइंट क्या है, इस भाग में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, ई कोलाई नामक जीवाणु पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है। और ई कोलाई नामक जीवाणु है वो जल के अवशोषण में सहायता करता है। मतलब ये जो भाग है ना, जो जल का अवशोषण करता है, किसके लिए करता है, ई कोलाई के लिए। और ई कोलाई क्या करता है, ई कोलाई ये जीवाणु पाया जाता है, ये है, ठीक है, ये क्या करता है, विटामिन B12 का, ठीक है, विटामिन ई का और विटामिन डी का क्या करता है, संश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है, ठीक है। और इसके साथ में, कॉलोन के साथ में क्या बनाता है, एक कॉलोन के साथ सहजीवी संबंध, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवी संबंध बनाता है। और यह क्या करता है, रक्षा करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ई कोलाई नामक जीवाणु जल के अवशोषण में सहायता करता है। तो जल का अवशोषण होगा तो ये क्या कहेगा, ये जीवाणु क्या कहेगा, भैया मैं तुम्हें जल का अवशोषण, तुम मुझे कुछ दो, मतलब फूड दो, मुझे भोजन के लिए कुछ जल का अवशोषण करेगा ये। और ये क्या करेगा, जो ई कोलाई नामक जीवाणु है, ये अगर मान लीजिए कोई बैक्टीरिया दूसरा आता है, जीवाणु आता है, जीवाणुओं का क्या करेगा, नाश कर देगा, ठीक है ना। तो ये इसको प्रोटेक्ट करता है, किसको, कोलोन भाग को प्रोटेक्ट करता है, वो ई कोलाई नामक जीवाणु होता है। उसके साथ साथ में विटामिन B12 का भी ये संश्लेषण करता है, अवशोषण करता है, ई और डी का भी ये संश्लेषण करता है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो भाग होता है, यह मल निर्माण में भाग लेता है, ठीक है ना। मतलब जल का अवशोषण हो गया तो मल है वो गाढ़ा बनेगा, ठीक है ना।
और दोस्तों एक बात और ध्यान रखेंगे, यदि मल है जो गाढ़ा मतलब जल का अवशोषण नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहां क्या खराबी होगी, हम जब डायरिया हो जाता है, हमें दस्त हो जाते हैं, तो क्या प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों जब हम दूषित भोजन करते हैं, ठीक है ना, दूषित भोजन करते हैं, दूषित जल पीते हैं, पानी पीते हैं दूषित, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है ना, इकोलाई नामक बैक्टीरिया, ये क्या होता है, इसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है इसकी, ठीक है ना। और जब मृत्यु हो जाती है तो जल का अवशोषण नहीं हो पाएगा, और जब जल का अवशोषण नहीं होगा तो जो है जो मल होगा ना वो गाढ़ा नहीं रहेगा, पतला रहेगा, उस इसी को क्या कहते हैं, दस्त कहते हैं, ठीक है ना। तो दस्त हो जाता है इससे, ई कोलाई नामक बैक्टीरिया की मृत्यु से क्या हो जाते हैं, दस्त हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, टैबलेट लेते हैं, तो ये टैबलेट क्या करेगी, अंदर जाकर ई कोलाई भाग कॉलोन भाग में क्या करेगी, इस बैक्टीरिया को पनपाएगी, मतलब बैक्टीरिया को जन्म देगी और बैक्टीरिया को बढ़ने में, इसकी ग्रोथ करने में सहायता करेगी, जिससे हमारे दस्त रुक जाते हैं, मतलब जल का अवशोषण शुरू हो जाता है। तो ये कार्य किसका हो गया, ये कोलोन भाग का कार्य हो गया सारा का सारा। अब बात करते हैं रेक्टम भाग की, और इसको क्या कहा जाता है, मलाशय कहा जाता है, ठीक है। जो तीसरा भाग होता है उसको कहता है मलाशय। देखिए थर्ड पार्ट है उसको कहते हैं रेक्टम, और इसी को कहा जाता है मलाशय। देखिए यह है बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग है, बड़ी आंत का अंतिम भाग हो गया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसके द्वारा अवशिष्ट पदार्थों का भोजन की, ठीक है ना, भोजन की, ठीक है ना, अवशिष्ट पदार्थों का क्या किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। मतलब इस मलाशय में आके जो अवशिष्ट पदार्थ है जिसे मल कहा जाता है, जिसे मल कहा जाता है, और समय समय पर इसको बोलते हैं एनस मार्ग या गुदा मार्ग के द्वारा क्या कर दिया जाता है, परित्याग कर दिया जाता है, मल का परित्याग, मल का परित्याग किया जाता है, ठीक है ना। इसका इतना ही काम होता है कि जो भी अल्पचा भोजन है या फिर जो भोजन के अवशिष्ट पदार्थ हैं वो आकर कहाँ संग्रहित हो जाते हैं, यहाँ पर, और ये बाद में यहाँ से इस एनस मार्ग से जो है परित्याग हो जाएगा, इसका इजेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इसका कार्य इतना ही होता है। तो दोस्तों ये बात होगी हमारी बड़ी आंत की। अब बात करते हैं, हमने अभी जो छोटी आंत का जो पहला भाग पढ़ा था गृहिणी, उस गृहिणी भाग में हमने देखा था कि गृहिणी के साथ साथ में देखिए ये जो गृहिणी भाग है यहाँ पर एक तो पित्त नलिका आकर जुड़ रही थी और एक जुड़ रही थी, उसको बोलते थे अगन्यासिक नलिका, मतलब पैंक्रियास से, मतलब अगन्याशय से जो नलिका निकल रही थी उसी को हमने अगन्यासिक नलिका कहा था, ठीक है ना। और इस नलिका से किसका स्राव होता था, अगन्यासिक रस का, पैंक्रियाटिक जूस का। और हमने इस पैंक्रियाटिक जूस को, अगन्याशय के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हालांकि पढ़ चुके हैं, अगन्याशय पैंक्रियास बोलते हैं। और दोस्तों जब हमने ग्रंथि तंत्र पढ़ा था तो ग्रंथि तंत्र में पूरे अगन्याशय ग्रंथि को समझा था, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा पार्ट देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए अगन्याशय ग्रंथि है, उससे किसका स्राव होता है, स्राव करती है ये किसका, अगन्यासिक रस की या पैंक्रियाटिक जूस का, जिसको अगन्यासिक रस कहा जाता है, अगन्यासिक रस। और देखिए हमने ग्रंथि तंत्र में देखा था कि मान लीजिए अगन्याशय है तो इसमें 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। एक होती है अल्फा सेल, दूसरी होती है बीटा सेल, और तीसरी होती है डेल्टा सेल, और चौथी होती है पीपी सेल, ठीक है ना। जो अल्फा सेल है उससे किसका स्राव होता है, उससे इंसुलिन का स्राव होता है। बीटा सेल उससे ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है, ग्लूकागॉन। और तीसरा डेल्टा और पीपी सेल, देखिए डेल्टा और पीपी सेल क्या करते हैं, कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है इनके सीक्रेशन को, ग्लूकागॉन को और इंसुलिन को, ठीक है ना। और इंसुलिन का क्या कार्य होता है, तो इंसुलिन का कार्य होता है कि जब हमारे शरीर में, बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना, एक्सेस मात्रा में हो जाता है, तो ग्लूकोज को लीवर के द्वारा किस में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है, और किसकी प्रेजेंस में, इंसुलिन की प्रेजेंस में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस। अभी जब लीवर की बात करेंगे, थोड़ी उसके बारे में बात करेंगे, तो लीवर में ये देखेंगे जो इंसुलिन के द्वारा
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है ना। ये हमने बात की थी कि इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, 4 प्रकार की कोशिकाएं, जिनसे अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे एंजाइम्स का स्राव होता है, हार्मोन्स का स्राव होता है। ठीक है ना। फिर हमने देखा कि जो पैंक्रियाटिक जूस होता है, अग्न्याशिक रस होता है, उसको पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। ठीक है ना। और पूर्ण पाचक रस के साथ में हमने ये देखा कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, इसके अंदर एमाइलेज पाया जाता है। एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है। एमाइलेज के साथ में हमने देखा कि इसमें लाइपेज पाया जाता है, जो कि किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। फिर हमने ये देखा कि इसके अंदर काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ये हमने इनकी बात कल कर चुके थे, प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके थे। ठीक है दोस्तों, ये होगी पैंक्रियाज की बात। अब बात करते हैं हम यकृत की या लीवर की। छोटा सा पोर्शन है, क्योंकि यकृत हम कई बार पढ़ चुके हैं यकृत के कार्यों के बारे में, कि मान लीजिए जब बीटा कैरोटीन नामक एक पदार्थ होता है, गाजर आदि, जब हमने विटामिन ए की बात की थी तो हमने देखा था गाजर में सबसे ज्यादा क्या पाया था, बीटा कैरोटीन, और उसका संश्लेषण कब किसमें होता है, यकृत के अंदर होता है। और उस संश्लेषण के जब यकृत के अंदर होता है तो उससे किसका निर्माण होता है, विटामिन ए का निर्माण होता है, और वो वहां पर ही स्टोर हो जाता है। ठीक है ना। फिर हमने ये देखा था कि यकृत को क्या कहा जाता है, केमिकल फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर की रसायनशाला या रसायन फैक्ट्री किसे कहते हैं, वो लीवर को कहा जाता है। लीवर के द्वारा ही इसका मेटाबॉलिज्म होता है। लीवर के द्वारा ही जब अल्कोहल यूज करते हैं हम लोग, तो हमारी बॉडी में जो लीवर होता है उसी के द्वारा अल्कोहल का पाचन होता है, कैटाबॉलिज्म होता है। ठीक है ना। तो देखिए लीवर के बारे में कुछ कार्य हैं, यकृत के कार्य, यकृत के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसी को क्या कहता है, इसे लीवर फैक्ट्री, लीवर, इसे केमिकल फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है, ह्यूमन बॉडी कहते हैं। दूसरा इसके बारे में फैक्ट, जब हमने मस्तिष्क के बारे में बात की थी तो हमने क्या कहा था, मस्तिष्क की रिजनरेशन पावर, पुनरुत्भवन की क्षमता सबसे कम होती है और सबसे ज्यादा किसकी होती है, लीवर की होती है। तो हम कह सकते हैं इसकी रीजनरेशन पावर, रीजनरेशन पावर, या जिसे क्या कहा जाता है, पुनरुद्भवन क्षमता, पुनरुद्भवन क्षमता क्या होती है, सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। अब देखिए इसके कार्य क्या हैं, कार्य देख लेते हैं। तो पहला तो कार्य है बीटा कैरोटीन का, बीटा कैरोटीन का संश्लेषण करता है, बीटा कैरोटीन का संश्लेषण करता है, और उससे किसका निर्माण होता है, विटामिन ए का निर्माण होता है। ठीक है। और यह इसको स्टोर भी करता है। और दोस्तों विटामिन ए के साथ में किस किस चीज को स्टोर करता है, तो स्टोर करता है ये विटामिन, मतलब जो वसा में घुले विटामिन होते हैं ना, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई, इनका क्या करता है, स्टोरेज करता है, इनको स्टोर करता है। फिर हमने एक चीज देखी थी कि ग्लूकोज को किसमें बदलता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है, ग्लाइकोजन में चेंज करता है, और किसकी प्रेजेंस में, इंसुलिन की प्रेजेंस में। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है ना, ये प्रोसेस कहा जाता है। और अगला कार्य देखते हैं, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है, ग्लूकोज में कौन बदलता है, लीवर ही बदलता है, और इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेलाइसिस। ठीक है। क्या अंतर है दोनों के अंदर, कि जब हम हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है ना। ग्लूकोज जब ज्यादा मिठाई खा लेते हैं, मतलब हम कह सकते हैं ज्यादा मिठाई खाने पर, या ज्यादा मीठा खाने पर, मीठा खाने पर जब ज्यादा मिठाई खा लेते हैं तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के बाद में इसको स्टोर भी कर लेता है, कौन कर लेता है, लीवर ही कर लेता है। ठीक है ना। लेकिन जब हम उपवास करते हैं, ये किस प्रोसेस में आता है काम में, जब उपवास करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो हमारे
शरीर को हमको पता है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा की आवश्यकता कब होगी? जब ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म होगा तभी तो एनर्जी रिलीज होगी। और जब हम यूज ही नहीं कर रहे हैं तो क्या करेगा? जब इसके पास में जो स्टोर ग्लूकोज है तो उस ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट, जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है उस ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में, तब हमको एनर्जी मिलेगी। यही प्रोसेस इसमें होती है लीवर के अंदर, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजेनेलिसिस। ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट देखते हैं कि यह एल्कोहल का क्या करता है? मेटाबॉलिज्म करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। और दोस्तों इसके मेटाबॉलिज्म, अल्कोहल को मेटाबॉलिज्म करने की एक लिमिट होती है। यदि हम अल्कोहल बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो फिर क्या होता है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? इसी के ऊपर। और इसी को क्या कहा जाता है? हम कहते हैं ना कि ये हमारे लीवर खराब हो जाते हैं। ठीक है ना। फिर अगला बात करते हैं, ये बात होगी। अगला पॉइंट क्या है इसका? तो दोस्तों इसके बारे में अगला पॉइंट याद रखेंगे कि ये है, देखिए जब प्रोटीन का पाचन होता है ना, यहां पर लिखता हूं मैं, वहां पर स्पेस नहीं है। प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन होता है तो प्रोटीन किसमें कन्वर्ट होता है? अमीनो एसिड में। ठीक है ना। ये हम पढ़ चुके हैं कैसे होता है, अमीनो एसिड में। और अमीनो एसिड भी दो प्रकार से टूट जाता है। फिर एक तो होता है यूरिक एसिड में और दूसरा अमोनिया में, ठीक है ना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीएमिनेशन, प्रोसेस। ठीक है, अमोनिया में टूटना। और देखिए लीवर का जो कार्य होता है, लीवर क्या करता है? लीवर इस यूरिक एसिड और अमोनिया को, यूरिक एसिड और अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में। इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? यूरिया के अंदर। ये किसका कार्य होता है? यकृत का ही कार्य होता है। ठीक है ना। और हमने ये भी देखा था कि यकृत में क्या किसका निर्माण करता है? यकृत में, यकृत किसका निर्माण करता है? पित्तरस का निर्माण करता है, पित्तरस का निर्माण करता है। और हमने ये भी देखा था कि पित्तरस में दो प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। एक होता है बिलीरुबिन, और दूसरा होता है बिलीवर्डिन। ठीक है। और जो पित्तरस होता है वो कहां पर स्टोर होता है? वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो दोस्तों ये बात होगी पूरी की पूरी पाचन तंत्र की, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के फंक्शन के बारे में, उसके जो भी अवयव होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। फिर सहायक पाचन ग्रंथियों के बारे में हमने देखा, जिसमें लार ग्रंथियां हैं, लार है, ठीक है ना, पैंक्रियाज हमने देखा, यकृत देखा। ठीक है, सबके बारे में हमने धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करके चर्चा की पूरी की पूरी। ठीक है ना। तो दोस्तों ये वीडियो पाचन तंत्र का जो है आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज पहला पार्ट देखिए, फिर दूसरा देखिए, फिर तीसरा देखिए। और ये जो अंतिम पार्ट है उसके बाद में आपका पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।